तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, स्पेशली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें है तो हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया को स्पेशली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। तो इंग्लिश में लिखना है। यहाँ कोई वर्ड लिमिट यूपीएससी ने दी नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने पर आर्गुमेंट जो मार्क है वो 20 ही है। यहाँ जैसे 4 ऐसे लिखने हैं, 4 ऐसे के लिए 80 मार्क्स है, तो पर ऐसे मार्क्स कितने हुए 20। यहाँ 2 आर्गुमेंट और 40 मार्क है, मतलब पर आर्गुमेंट मार्क्स कितने हुए 20। तो वर्ड लिमिट वैसे दी नहीं है, लेकिन हम लोग मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि 300 वर्ड तक आप इसको लिख सकते हैं। और उन्होंने क्या पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ। करंट अफेयर्स में कुछ डेटा आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हाँ यार, ये डेटा ना हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ ऐसे आ गया तो उसमें मैं जरूर इस्तेमाल करूँगा। स्टूडेंट्स, पेपर 2 जो सीएपीएफ एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उस पेपर 2 में क्या हम 100 मार्क्स या उससे भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? ये जो सवाल है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि 100 मार्क या उससे ज्यादा मार्क लाना पॉसिबल तो है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो सारी प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उस चक्कर में ये 100+ लाने के अटेम्प्ट में आप 90-95 तक तो चले ही जाओगे, है ना। और आप लोगों को ना ये पेपर 2 में जो मिला हुआ आधा या एक एक्स्ट्रा मार्क का इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि कट ऑफ कैसे लगता है और कैसे फिर आधे या 1 मार्क से मैं रह गया, है ना। मैं जानता हूं कि 2024 में जिन लोगों ने अच्छा खासा पेपर 2 का तैयारी किया था, उन लोगों का भी पेपर 1 में वर्कआउट नहीं हुआ और इसलिए फिर उनका रह गया। लेकिन जो जो मुझे मिले उन सब ने मुझे बोला कि पेपर 2 वी कुड मैनेज वेरी इफिशिएंटली और बहुत बढ़िया से हम लोग काम कर पाए। तो पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पेपर 2 के बारे में डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि पेपर 1 हर बंदा अगर सीएपीएफ के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो सच देखा जाए तो वो पेपर 1 का ही प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब यू विल एग्री विथ मी ऑन दिस कि व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी से कि हम लोग सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर रीडिंग। और हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो ये सब कुछ किसके बारे में हो रहा है? ये पेपर 1 के बारे में हो रहा है। यही सारी चीजें पेपर 2 में भी काम आती है, लेकिन मेरे दिमाग में वो नहीं है ना। तो मुझे लगता है 100+ स्कोर तो देखेंगे कैसे मिलता है, लेकिन सबसे पहले पेपर 2 है क्या और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, बेसिक प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करते हैं। 2 लेयर है। एक लेयर में बात करते हैं कि भाई कम से कम क्या करना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आए, और फिर उसके आगे 100+ लाने के लिए क्या एक्स्ट्रा, क्या ऊपर डालना पड़ेगा, टॉपिंग्स, है ना, चीज डालना पड़ेगा, कितना कितना क्या डालना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले तो समझिए एग्जाम का पैटर्न। यहां एक्चुअली उस चीज को पेपर 2 का सिलेबस बोला गया है, लेकिन ये एक्चुअली सिलेबस नहीं है, ये क्या है? एग्जाम पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहां क्या दिख रहा है मुझे? सबसे पहले मुझे यहां दिख रहा है सबसे पहला सवाल जिसका नाम है एसे। ठीक है, तो 4 एसे लिखने हैं मुझे। टोटल एसे कितने दिए उन्होंने? 6, उसमें से 4 लिखने हैं। यहां आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखने की छूट है। आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, और 300 वर्ड्स की लिमिट है। ये सारा मामला जो है, ये सारा का सारा मामला 3 घंटे में निपटाना है, मतलब 180 मिनट्स। सारा का सारा मामला कितने देर में निपटाना है आपको? 180 मिनट्स में निपटाना है। उसमें आपको 4 ऐसे लिखने हैं, पर ऐसे आपको 300 वर्ड्स के आसपास लिखना है। यहां 6 में से 4 मिलेंगे, 6 में से 4 लिखने हैं। उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं आपको। इसके बाद ये जो टॉपिक छोड़ देंगे तो उसके बाद सारा जो पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, कंपलसरी इंग्लिश में। तो हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखो कि ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है,
और आप लोगों को भी 100 इज पॉसिबल, लेकिन क्या करना पड़ेगा बात करते हैं। तो आर्गुमेंट राइटिंग जो है यहां आपको इंग्लिश में लिखना है। यहां कोई वर्ड लिमिट यूपीएससी ने दी नहीं है, लेकिन यहां उन्होंने पर आर्गुमेंट जो मार्क है वो 20 ही है। यहां जैसे 4 ऐसे लिखने हैं, 4 ऐसे के लिए 80 मार्क्स है, तो पर ऐसे मार्क्स कितने हुए 20। यहां 2 आर्गुमेंट और 40 मार्क है, मतलब पर आर्गुमेंट मार्क्स कितने हुए 20। तो वर्ड लिमिट वैसे दी नहीं है, लेकिन हम लोग मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि 300 वर्ड्स तक आप इसको लिख सकते हैं, उससे ज्यादा आप मत लिखना। उससे ज्यादा लिखे तो भी यूपीएससी आपके मार्क्स नहीं काटेगी, लेकिन बात ये है ही नहीं कि यूपीएससी क्या करेगी या नहीं करेगी। टाइम लिमिट जो है, अगर आप ज्यादा लिखते हो तो आप अगले सवाल का टाइम खा रहे हो, है ना। तो इसलिए हमको वो भी जो वक्त का बंधन है उसको स्वीकारना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, ये भी कंपलसरी इंग्लिश में करना है। यहां उन्होंने वर्ड लिमिट दी है 200 की, या आप 150 170 तक लिखेंगे तो भी काफी है। यहां भी 2 रिपोर्ट आपको लिखने हैं, पर रिपोर्ट आपको 10 मार्क मिलेंगे, 2 रिपोर्ट के 20 मार्क्स, कंपलसरी इंग्लिश में लिखना है। ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है ना, ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे काम होना चाहिए। हम जो एवी केस में, जहां पकड़ लीजिए मैं ऑनलाइन पेपर 2 पढ़ाता हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 3 चीजों पे काम करता हूं मैं। प्रेसी कॉम्प्रहेंशन पे भी काम करते हैं, ठीक है, ग्रामर के लिए आपको अलग फैकल्टी है इन एवी केस, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं इन पे क्यों सबसे ज्यादा काम करना है, बिकॉज इन 3 चीजों का सिर्फ आपको टाइटल मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, और उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट आपको जनरेट करना है। ऐसे के केस में भी सेम है, एक आर्गुमेंट मिलेगा, फेवर और अगेंस्ट के जो पॉइंट्स है वो आपको खुद से निकालने हैं। रिपोर्ट भी आपको खुद से लिखना है, बस आपको एक टाइटल दिया जाएगा कि यहाँ या कुछ हुआ लिखो, या फिर जो भी है, जो भी रिपोर्ट उन्होंने पूछा, ओवरऑल ट्रेंड क्या है उसके बारे में कुछ। उसके बाद आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी इज बेसिकली सारांश लेखन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो एक बड़ा पैराग्राफ आपको मिलता है 400 450 वर्ड्स का, उसको आपको 1/3 करना है, इंग्लिश में ही लिखना है। 15 मार्क के लिए पूछा था एक प्रेसी, ठीक है। उसके बाद पूछा था एक कॉम्प्रहेंशन, जिसमें 5 सवाल होते हैं 4-4 मार्क के लिए। एक बड़ा पैसेज होगा, उसके बेसिस पे आपको कुछ 5 सवालों के छोटे छोटे जवाब देने हैं, 2-2 3-3 4-4 लाइन में बस। और उसके बाद 25 मार्क का ग्रामर आता है, सिंगल मार्क 1 मार्क का एक क्वेश्चन, इस तरह से चेंज द वॉइस एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड ये सारी चीजें जो है उसमें पूछी जाती है। इस तरीके का आपका पेपर 2 है। इस पेपर 2 में 100+ स्कोर करने के लिए हम लोगों को जैसे कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, वैसे ही हमको टाइम फैक्टर पे भी काम करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक चीज के बारे में देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर इज, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उन लोगों ने क्या बोला है। नाउ दिस इज द सिलेबस एक्चुअली। क्या बोला है उन्होंने, ठीक से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, either in Hindi or English, totaling 80 marks. There are 4 essays that you have to write. Each essay contains 20 mark. Within the limit of 300 words you have to write. अब वो बता रहे हैं आपको कि भाई अच्छा, वैसे तो यूपीएससी का सिलेबस होता है एवरीथिंग अंडर द सन, इनफैक्ट हाँ मतलब हाँ ठीक है, लेकिन कुछ इंडिकेटिव टॉपिक्स, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे, आप उन धागों को पकड़कर थोड़ा प्रिपरेशन करो। तो एक आ गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब बहुत सालों तक उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा नहीं है, पिछले 7-8 साल में, तो बच्चों ने फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने अभी पिछले साल या उसके पिछले साल कुछ ट्राइबल्स के रिवॉल्ट के बारे में ऐसे पूछ लिया, है ना। तो अगर यूपीएससी ने उनके सिलेबस में दे रखी है जो चीजें, तो उनको पढ़ना ही है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, स्पेशली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें हैं, तो हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया को स्पेशली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा, है ना। तो यही बात आती है पहली कि क्या करना है। करना यह है कि जब भी पेपर 1 का प्रिपरेशन करते हैं, ये सोचना है कि इसको पेपर 2 में कैसे लिखूंगा, कैसे इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी से है। अब आप बताइए मुझे, पेपर 1 छोड़ के और क्या प्रिपरेशन करेंगे। सीधे से उन्होंने सामने से बोला है कि टॉपिक हम पूछेंगे ज्योग्राफी से, पकड़ लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ लिया, पकड़ लीजिए कुछ टोपोग्राफी के बारे में पूछ लिया, कुछ ड्रॉट के बारे में पूछ लिया, है ना, पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया, फिर है पॉलिटी, है ना, एनीथिंग कैन कम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्शंस के बारे में, है ना, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, क्या क्या इश्यूज है भारत जैसे देश में,
उसके बारे में पूछ लिया। देन कम्स इकोनॉमी, है ना, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जेंडर का इशू है एम्प्लॉयमेंट में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, रेगुलेटिंग बॉडीज है, एनीथिंग। अब आपका सीएपीएफ का एग्जाम है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज है, और ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो है दे कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, है ना। तो बॉर्डर पे कौन कौन से इश्यूज है एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी के कौन कौन से इश्यूज है, तो सारा डेफिनेटली आपको करना है। एंड देन कम्स ह्यूमन राइट इश्यूज। ह्यूमन राइट इश्यूज जो है उसमें सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी आएंगे, चाइल्ड लेबर भी आएगा, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आएगा, एवरीथिंग विल कम अंडर दैट, ठीक है। अभी ये ह्यूमन राइट जब हम बोलते हैं ना तो दे आर बेसिकली ओवरलैप विद आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 21, 19, 17 के रिगार्डिंग जो कुछ इश्यूज होंगे, कास्ट रिगार्डिंग ऐसे है वो भी पूछ सकते हैं, anything, right? And the last part is your analytical ability. Sometimes the topic they ask is not directly from any specific category mentioned here, but still they ask something where they expect you to analyze the topic and they just want to check what kind of understanding you have, ठीक है। तो एनालिटिकल एबिलिटी एक बात है। अब ये एनालिटिकल एबिलिटी ना एक बहुत सही चीज है, इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हो गया ऐसे, मतलब देखिए एग्जाम में ऐसे राइटिंग को एक स्पेशल पार्ट ए में डाल दिया गया है, और बाकी सारे क्वेश्चंस है कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी, है ना, और आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, यहाँ 80 मार्क्स और बाकी सबको मिला के 120 मार्क्स। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मतलब फेवर और अगेंस्ट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। उतना ही बचा है अभी, बाकी तो सारा आ ही गया है इसमें। तो ये सारा जो है ये यूपीएससी ने सामने से बोल के रखा है। अब उसमें उन्होंने मैक्सिमम जो फोकस है वो ऐसे पे दिया है, और ऐसे के इंडिकेटिव टॉपिक्स पे दिए हैं। बाकी उन्होंने आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या पूछेंगे ये कुछ दिया नहीं है, लेकिन अब तक के अनुभव से ये समझ में आता है कि भाई जीएस रिलेटेड टॉपिक ही ऐसे और आर्गुमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम ये चीज समझ गए हैं तो अभी हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को काम करना है एक तो राइटिंग स्किल पे, कैसे मैं ऐसे लिखूं, कैसे एक टॉपिक को मैं 300 वर्ड्स में जस्टिस दूं, कैसे मैं आर्गुमेंट लिखूं, कैसे आर्गुमेंट राइटिंग जो है वो ऐसे राइटिंग से अलग है, कैसे उसमें मैं फेवर और अगेंस्ट लिखूं, कैसे मैं रिपोर्ट लिखूं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबाउट टू क्वेश्चंस, कैसे मैं प्रेसी के साथ डील करूं, कैसे कॉम्प्रहेंशन के साथ में डील करूं, और फाइनली देयर इज ग्रामर। तो बेसिकली ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज थ्री टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंकर। और ये लॉट ऑफ टाइम कंकर इसलिए भी करते हैं क्योंकि राइटिंग की हैबिट ही नहीं है। वैसे तो रीडिंग की भी नहीं है, लेकिन एग्जाम के चलते थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत नोट्स बना लेते हैं, उतना ही राइटिंग करते हैं, लेकिन बैठ के ऐसे लिखना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मैं हमेशा मेरे सारे सेशन में यही बताता हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज बिफोर आई गो अहेड, लेट मी टेल यू, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मेनी टाइम्स वी वॉच सच वीडियोज एंड वी थिंक कि ये सही है, ये करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनर्शिया होता है। थोड़ा सा वीडियो देख के फिर तुरंत कुछ उत्साह आता है, फिर थोड़ा करते भी है, लेकिन फिर वो आगे नहीं कंटिन्यू हो पाता। बहुत बार कुछ करते हैं लेकिन सही ट्रैक पे है कि नहीं पता नहीं होता है। और इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर समय कम है और आपको लगता है कि थोड़ा सा अकेले कर पाना मुश्किल है, सो वी आर देयर फॉर यू। तो ऑनलाइन बैच जो है पेपर 2 की, हाँ, वो ऑलरेडी एक नई बैच अभी शुरू होने वाली है 15 जनवरी से, तो यू कैन ज्वाइन दैट, जहां आपको पेपर 2 अगर आप सिर्फ लगाते हो तो आपको पेपर 2 का मेंटरिंग मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, राइट। ऑफलाइन बैच भी है इन दिल्ली विच आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड। अगर आपको लगता है कि नहीं खुद से ही करना है तो एटलीस्ट मैं बोलता हूं कि ये चीज तो आपने करनी चाहिए कि भाई पढ़ाई खुद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करने में अभी आपको बताऊंगा,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप लिखोगे, एवेल्युएट होगा, तो आपको पता चलेगा कि वेर यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। क्योंकि जिन लोगों ने क्रैक किया एग्जाम वो चेक कर रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या सही है जिनको उनको मार्क्स मिले, तो वो फिर आपको उस तरीके से चेक करके देंगे कि भाई तूने जो लिखा है वो तुझे लगता है सही है, लेकिन वो यूपीएससी के एक्सपेक्टेशंस क्या है ना। तो और बहुत बार बात ये नहीं होती है कि आपने ऐसे लिखा और आपको गलत बोल दिया, लेकिन वो बोल देंगे कि ये स्ट्रक्चर इसका सही नहीं है, या फिर इसमें ये 4 चीजें ऐड करनी चाहिए तो और बेहतर होगा, है ना। और हम लोग तो बात करें 100+ स्कोर की, तो हमको ऐसे में 10, 11, 12 के ऊपर ही चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि मिनिमम क्या करना है टू स्कोर एटलीस्ट 80-85 मार्क्स, एंड देन टू कंकर द नेक्स्ट 15-20 मार्क्स व्हाट नीड्स टू बी डन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक पार्ट क्या है, पेपर 1 का प्रिपरेशन करते करते जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे कि यार ये मैं पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकता हूं, और ऐसा नहीं सोचना कि पेपर 2 एक्चुअली, ये सोचना गलत है, ठीक है, माय मिस्टेक। ऐसा सोचना है कि यार ये ऐसे में आएगा लिखने, ये बढ़िया है। हाँ, अब पेपर 1 में क्या पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स में कुछ डेटा आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाँ यार ये डेटा ना हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ ऐसे आ गया तो उसमें मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा। कुछ एजुकेशन रिलेटेड डेटा आया, कुछ क्राइम रिलेटेड डेटा आया, कुछ एनजीओ का सेक्टर में काम करने वाला इंफॉर्मेशन आपको मिला, कुछ यूनाइटेड नेशंस का या WHO का या और किसी का कुछ भी आपको मिला रिगार्डिंग वुमेन, रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग टेररिज्म, एनीथिंग, तो ये सोचना कि हाँ ये पेपर 2 में काम आएगा, उसकी अलग नोटबुक बनानी चाहिए। पेपर 2 की जो चीजें हैं उसमें आप थीम वाइज भी बना सकते हो कि यार ये जो है सोशल थीम, पॉलिटिकल का थीम, पॉलिटिकल में भी कौन कौन से, सोशल में भी कौन कौन से, वुमेन का अलग, चिल्ड्रन का अलग, ऐसे बना सकते हैं। उसमें डेटा डालना, उस डेटा को बार बार पढ़ना, और टॉपिक्स लेके, ये तो हो गया भाई पेपर 1 पढ़ते वक्त मैं किस तरह से देखूं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिर टॉपिक्स लेकर, बेसिक टॉपिक्स लेकर लिखना शुरू करना। क्योंकि जब ऐसे राइटिंग की बात आती है तो एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए चाहिए अच्छा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तो सबको पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कौन सी है तो वह है फ्लो, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर मतलब एकदम बेसिक लैंग्वेज में क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, किसी टॉपिक के कितने सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो 300 वर्ड्स में ही समेटना है, तो मैं कौन से चीजों को प्रायोरिटी दूंगा मुझे, और ये उसमें तो ये भी फैक्टर भी आएगा ना कि मुझे क्या क्या पता है, एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा, उस गिवन टाइम पीरियड में आपको सोचना है, उस वक्त दिमाग जो पॉइंट्स देगा उन्हीं को अरेंज करके लिखना है, लेकिन उनका अरेंजमेंट सही मैं करूं, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, उसके बाद में क्या लिखूं, उसके बाद क्या लिखूं, उसके बाद क्या सही रखेगा, और फिर कंक्लूजन कैसे आएगा। तो ये सोचना कि मुझे एग्जामिनर को क्या कन्वे करना है ना, जब वो पढ़े एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, तो उसको ये ना लगे कि एक के बाद एक बस लिख दिया है, उसमें कुछ लॉजिकल कनेक्शन हो, ये। और दूसरा, डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स ऐसे में हो। तो ये डाइवर्सिटी कहां से आएगी, ये पिछला जो वीडियो है, पिछला जो स्लाइड है, यहां से आएगी, जो कुछ मैंने पढ़ा है अलग अलग जगह से, है ना। और कुछ कुछ चीजें फिर आपको पेपर 2 के एंगल से भी पढ़नी है, जैसे कि मैंने कोड्स निकाल के रखे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, कुछ सिनेमा के बारे में ढूंढ के रखा जिसको मैं मेंशन कर सकता हूं, कुछ एनजीओज के बारे में ढूंढ के रखा, कुछ हिस्ट्री जो है एकदम एंशिएंट हिस्ट्री उसको कोरिलेट करके लेके आ रहा हूं मैं, है ना, ऐसे राइटिंग में या आर्गुमेंट राइटिंग में, है ना। कुछ जजमेंट्स या एक्ट्स, लॉज, उनके बारे में पढ़ रहा हूं और सोच रहा हूं कि अरे यार ये लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे, फ्लो और डाइवर्सिटी, इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन, अभी भी हम लोग मिनिमम बेसिक की बात कर रहे हैं, ये अगर मैं कर पाया तो अच्छे मार्क्स मुझे ऐसे में आएंगे, 8-9 मार्क्स मुझे मिलेंगे, शायद 10 भी मिल सकते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर आर्गुमेंट, ठीक है ना, उसके लिए अलग से मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। आर्गुमेंट राइटिंग का भी अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, उसमें जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर हम आर्गुमेंट राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद फेवर वाले आर्गुमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो 1 2 3, उसके बाद अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट, अगेन 1 2 3 4,
और फिर कंक्लूजन। तो इस तरह से आपने आर्गुमेंट लिखा। फिर रिपोर्ट राइटिंग है, उसका अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है। लेकिन वो स्किल गेन करना कि बॉस एसे राइटिंग इस तरह से, आर्गुमेंट राइटिंग इस तरह से, प्रेसी राइटिंग इस तरह से, रिपोर्ट राइटिंग उस तरह से, और वो स्किल ओवर द नाइट डेवलप नहीं होता है, या सिर्फ मैं 1 महीना उसके लिए अलग से मैंने पेपर 2 के लिए निकाल के रखा है, ऐसे पेपर 2 प्रिपेयर नहीं होता है। पैरेलल थोड़ा थोड़ा रोज करने की चीज है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करो, लिखो, एवेल्युएशन के लिए दो, चेक करवा के लो, फिर इंप्रूव करो, ऐसे चलेगा। तो अगर मैं इस तरह से काम करता हूं, रेगुलरली काम करता हूं, पैरेलली ग्रामर पे भी काम करता हूं, तो मुझे पेपर 2 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूं, एवेल्युएट करके लेता हूं, अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ता हूं, तो फिर आई कैन गेट 80-85 मार्क्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक चीज मिसिंग है उसमें। इसमें ना और एक चीज आपको करनी है। ये सब मैंने अच्छा स्किल कर लिया। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसमें फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आप देते हो, क्योंकि ये सारा जो आपको करना है, ये स्किल तो पहले सीखना है, उसके बाद ये गिवन स्किल को 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो 85 स्कोर करने के लिए भी आपको स्किल प्लस बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि उसी से टाइम फैक्टर जो है उसको टैकल कर पाएंगे। क्योंकि पेपर को खत्म करना, क्वेश्चन पेपर को पूरा करना, टू कंप्लीट द पेपर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पकड़ लीजिए आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रखा है, लेकिन ऐसे राइटिंग में थोड़ा ज्यादा वक्त खा लिया, फिर थोड़ा आर्गुमेंट राइटिंग में खा लिया, ऐसा करते करते है ना, थोड़ा ग्रामर छूट गया, एक प्रेसी छूट गया, तो फिर क्या मतलब है, आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो। 15 मार्क का आपका प्रेसी अगर छूट गया है, तो 15 में से अगर आपको मिनिमम 5 भी मिलने वाले थे, तो 5 मार्क का जाना क्या रह गया आपके पास, है ना। तो वो कुछ लॉजिकल नहीं है। तो इसीलिए फिर जरूरी है कि मैं स्किल डेवलप करूं और उसके साथ उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करूं पेपर लिखने की। अभी जो एक्स्ट्रा थोड़े मार्क्स मुझे चाहिए, उसके लिए क्या करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 100+ ना। ये उन लोगों के लिए है जिनको सच में मतलब वो होता है कि भाई नहीं, बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा और चलेगा। एक ऐसे में अगर आपको लगता है मुझे 8 मार्क्स या 9 मार्क्स मिल गए तो भी, और ऐसे ही एवरेज मार्क्स अगर आर्गुमेंट रिपोर्ट में मिला, पकड़ लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिसका पेपर पूरा कवर हो रहा है और उसको एवरेज मार्क्स मिल रहा है, तो भी वो 85 तक जा सकता है। अगर ऐसे में आपको पर ऐसे 8-9 मार्क मिल रहा है, ठीक है, तो 32 to 34 मार्क्स आपको यही मिल गए। आर्गुमेंट राइटिंग में 20 मार्क मिले आउट ऑफ 40, रिपोर्ट राइटिंग में 10 मिले आउट ऑफ 20, ठीक है, प्रेसी में 6 मिले, कम पकड़ रहा हूं मैं। आपको कॉम्प्रहेंशन में आउट ऑफ 20 10 ही मिले, और ग्रामर में 25 में से पकड़ लीजिए आपको 15 मिले। तो अगर आप 25, 35 और 20, 55, 61, 61 एंड 4, 65, 30, 95 के आसपास तो यहाँ भी जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो मतलब देखिए ना, मतलब मैंने कुछ अलग से किया भी नहीं है। आर्गुमेंट राइटिंग में मैं 50% मार्क पकड़ रहा हूँ, रिपोर्ट में भी 50% मार्क पकड़ रहा हूँ, फिर प्रेसी में मैं 15 मार्क का है लेकिन 7.5 नहीं पकड़ रहा हूँ, 6 पकड़ रहा हूँ, कॉम्प्रहेंशन में 20 में से सिर्फ 10 पकड़ रहा हूँ, और ग्रामर के भी 10 क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ 15 पकड़ रहा हूँ। तो भी अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो, तो भी अगर इसका कैलकुलेशन आप करते हो, लेकिन हाँ, ये ऐसे में 8 to 9 जो मैंने एकदम आसानी से बोल दिया है, वो उतना भी आसान नहीं है। नॉर्मली ऐसे में मिलने वाले मार्क्स होते हैं 6 या 7, ऐसे में 8 और 9 लाना भी बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद पॉसिबल होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ 30 मार्क्स पकड़ लो, तो 50, 60, 70, 80, 85 और 6, 91 मार्क्स तो आपको ये करने के बाद ही मिल जाएंगे। 90 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अभी ऊपर के 10 मार्क की बात करते हैं।
जो ए से मैं लिखता हूं, पर ए से जो मेरा एवरेज है, मतलब 30 ही पकड़ रहा हूं मैं, तो 7.5 मार्क का एवरेज पकड़ लिया था मैंने, ठीक ना। ये एवरेज मुझे अगर 9.5 या 10 तक लेके जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस तरीके का वर्जन मेरा बनना पड़ेगा। उसी एसे को दूसरी बार, तीसरी बार, पॉसिबल है तो चौथी बार लिखो। और ऐसे नहीं कि बस लिखा, फर्स्ट टाइम जो लिखा उसको पढ़ा, मुझे लूप होल समझ में आ रहे हैं, तो फिर मैंने उन लूप होल्स को कट डाउन किया। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देके ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया बिना मतलब का, है ना। तो फिर कभी कभी लगता है कि डेटा बिल्कुल नहीं लिखा, कभी कभी लगता है डाइवर्सिटी नहीं, कभी कभी लगता है फ्लो नहीं है। उन चीजों पे काम करके सेकंड टाइम लिखा। वो लिखने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, वो लिखने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि सटीक नहीं आ रहा है, तो पॉइंट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। जो पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि ओह क्या लिखा है, वो फीलिंग नहीं आ रहा है। और वो आप हमें लिखते समझ में आ जाती है जब हम हमारा ही पढ़ते हैं तो। और एवेल्युएटर भी आपको बता ही देगा। तो एवेल्युएटर जो मुझे करेक्शंस बताता है उनको मैं इतने सही तरीके से करता हूं और फिर काम करता हूं, और फिर जब लिखता हूं तीसरी बार, अगर आप यहां तक भी आते हो ना, तो भी आप 95-100% क्रॉस करोगे फॉर श्योर। और ये सब अभी होगा, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी एंड तक इस पे काम करो। एक ही ऐसे को बार बार लिख के देखना, इंप्रूव करना। डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स पे तो आपको लिखना ही है, उसमें डाउट ही नहीं है, टाइम लगा के लिखना है। लेकिन गिवन टाइम पीरियड में लिखने से पहले उस स्किल पे ऐसी कमांड लाना कि कोई भी टॉपिक मेरे पास दे दो, मेरे पास इंफॉर्मेशन हालांकि कम हो, लेकिन फिर भी आई हैव दैट एबिलिटी टू डील विद दैट इन सच ए वे कि पढ़ने वाले को वो लगे कि यार क्या लिखा है। डेटा मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता होगा, लेकिन कुछ अप्रॉक्स लिख सकता हूं क्या, एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं होगा, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का या उस सर्वे का नाम एटलीस्ट में लिख के आ जाऊंगा। ये स्मार्टनेस है, ये अपने आप ओवरनाइट नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे और आपको लगेगा अरे यार इस पैराग्राफ में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने डेटा, फिर एक बार लिख के देखता हूं और यहां मैं ये मेंशन करता हूं, इसको मैं कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड कैसे करूं, एजुकेशन रिलेटेड कैसे करूं, सोसाइटी से कैसे रिलेट करूं, अर्बन से कैसे रिलेट करूं, रूरल से कैसे रिलेट करूं, ये सोचना, ठीक है। ये अगर मैं कर पाता हूं, सेम गोज विद आर्गुमेंट राइटिंग। मेरे आर्गुमेंट्स कैसे आ रहे हैं, उन आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। पर आर्गुमेंट अगर आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो अगर आप वहां कुछ एग्जाम्पल, डेटा, सर्वे, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हो तो 2 में से 1.5 भी मिलेगा, लेकिन नहीं तो 2 में से आधा ही मिलेगा। ऐसे ही मार्क्स कट होते हैं। तो अगर आपको आर्गुमेंट और आर्गुमेंट राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने की संधि है, मतलब बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि वहां पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, ज्यादा फ्लो के बारे में नहीं सोचना। एक पॉइंट दूसरे से कंप्लीटली अलग हो तो भी चलेगा। तो अगर आप अपने दोनों साइड में अच्छे से 4-4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख दिए और वो अगर स्ट्रांग होंगे, वो सपोर्टेड बाय सम डेटा होंगे, तो एग्जामिनर हैज टू गिव यू मार्क्स। तो वहां 20 में से 11-12 स्कोर करने की चांसेस ऐसे से भी ज्यादा है। लेकिन अगर इट डिपेंड्स कि कौन सा आर्गुमेंट आता है और आप वहां कितने जनरेट कर पाते हो। लेकिन वहां 9-10 लेना इज कंपैरेटिवली मच इजियर देन ऐसे। तो इस तरह से अगर मैं काम करता हूं, रिपोर्ट राइटिंग स्किल के काम करता हूं, फिर से लिख के देखता हूं, बार बार लिख के देखता हूं, then things change and then I go towards this magical figure. I can and it is definitely possible. ऐसी हवा में नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे खुद नहीं थे वो, लेकिन उतना काम किया भी नहीं था मैंने, और जिन लोगों ने किया है उनसे बात करके समझ के फिर ये बता रहा हूं, ये पॉसिबल है। So this is how we can score 100+ in paper 2. तो मुझे लगता है कि इस तरह से प्रिपरेशन शुरू कर दो। सबसे पहले राइटिंग शुरू करना, स्किल पे काम करना, पहले टाइम फैक्टर के बारे में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ स्किल पे काम करना, एक ही ऐसे बार बार लिख के देखना। एक बार मेरा लिख के खत्म हो गया, बस छूट गया मैं, ये ना होते हुए, ये जब तक मुझे ऐसे लगता नहीं कि बहुत बेहतर है तब तक मैं लिखते रहूंगा। ये अप्रोच रखना, ये एटीट्यूड रखना will take you here in paper 2. So this is from my side regarding paper 2.
where we can do better, and working hard on paper 2 along with paper 1 will definitely increase your chances of being in the final list. So trust me, work on these factors. If you have got any issues, any doubts, let us ask in the comment section. We will definitely be answering. अगर आपको और भी कुछ सवाल है जो आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन टच भी एक बात होती है, तो नंबर दिए है, गिव अस अ कॉल, आस्क योर डाउट्स, वी आर देयर टू सॉल्व देम, राइट? लेट अस नो व्हाट आर द इश्यूज। लेकिन अच्छे से करो पेपर 2 को। सामने उन्होंने एक चैलेंज दिया है तो उसको एक्सेप्ट करो और ऐसे ओवरकम करो कि मतलब बस आप ही आप हो वहां, मतलब कोई डाउट ही ना रहे कि मैं फाइनल लिस्ट में हूं कि नहीं। तो इस तरह से अगर पेपर 2 आप करते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू। लेट मी नो इफ एनीथिंग इज देयर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।